हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, मतलब कैसे कोई इंसान, कैसे कोई लोग रिसर्च करते हैं, कितने स्टेप में रिसर्च वो करते हैं, उसका मेथोडोलॉजी क्या होता है रिसर्च करने का, उस चीज़ के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, ठीक है, मतलब रिसर्च कैसे किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला ये आता है कि मेथोडोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए, रिसर्च किसे कहते हैं, मेथोडोलॉजी किसे कहते हैं। रिसर्च कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर स्टडी करना, है ना। कोई चीज़ अगर अगर उसके बारे में स्टडी ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन उसके आगे और फाइंड करना, रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ योर रिसर्च। मेथोडोलॉजी क्या कहते हैं, मेथोडोलॉजी कहता है कि जिस चीज़ को ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल होगा, मेथड होगा। उस बेसिक प्रिंसिपल और मेथड को फॉलो करते हुए आप रिसर्च करें। समझ रहे कि नहीं। पहले पहले सपोज अगर बात किया जाए तो डिमांड और प्राइस की बात करते हैं तो इन्वर्सली रिलेशनशिप है। ठीक है, दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। तो रिसर्च आप इसके ऊपर अगर करना चाहते हैं तो उसके पहले, मतलब ये उससे पहले दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मेथोडोलॉजी उसका दिया हुआ रहेगा कि ये बेसिक है और ये मेथड है, इसको आपको फॉलो ही करना है। ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे कौन सा मेथड है, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमको रिसर्च के अंदर फॉलो करना है। सो रिसर्च जो होता है वो कितने स्टेप में होता है, 8 स्टेप में हमारा रिसर्च होता है। 8 स्टेप में रिसर्च होता है। ठीक है, अब ये 8 स्टेप मॉडल रिसर्च का क्या होता है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला होता है रिसर्च का, वो 8 स्टेप मॉडल में स्टेप नंबर 1, फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम। अब सपोज आपको रिसर्च करना है, आपको घर बनाना है। ठीक है, आपको एक नया घर बनाना है और उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। ठीक है, कि मतलब कैसा घर होना चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए, 2 फ्लैट होना चाहिए, दो मंजिला होना चाहिए, एक मंजिला होना चाहिए, क्या कार पार्किंग होना चाहिए, नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग के अंदर जब आपको एक घर बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, घर बनाने से पहले एक रिसर्च करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरे को घर बनाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको। तो वही फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम क्या, आप किस कारण रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं इस रिसर्च। तो जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, क्यों आप घर बनाना चाहते हैं, कैसा घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है, कितना कितना मंजिला का घर बनाना चाहते हैं, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, कैसा घर के अंदर क्या टाइल्स लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। तो ये सब क्वेश्चन को हमको आंसर चाहिए इस चीज़ को, तो हम लोग रिसर्च करें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फॉर्मुलेटिंग का रिसर्च प्रॉब्लम, क्या हमारा प्रॉब्लम है वो हमको फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 3 सब पार्ट है। पहला सब पार्ट है कि लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब हुआ कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले रिसर्च हो चुकी होगी। जैसे आपको अगर डिमांड प्राइस और प्राइस क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो हम लोग लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, मतलब हम जो रिसर्च जिस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं क्या उससे पहले कोई और रिसर्च किया था, और वो किया था तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे हम लोग कुछ उनका समरी निकालेंगे क्या क्या रिसर्च हुआ था। ठीक है, तो मतलब हमको लिटरेचर रिव्यू पहले करना है। ठीक है, फिर हमारा आता है लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, मतलब आपसे पहले जो भी रिसर्च कर चुके हैं उनको पढ़ करके आपको समझना है क्या हुआ नहीं हुआ और उनसे बेसिक बेसिक डाटा निकालना है। ठीक है, ये चीज़ लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल, मतलब
आपने आपने मतलब सभी सोसाइटी में गए और पूछना स्टार्ट किया कि हमारा घर 2 मंजिला होना चाहिए, 1 मंजिला होना चाहिए, क्या आपके हिसाब से कैसा लगता है। ठीक है, तो मतलब लिटरेचर रिव्यू को किया, जो पहले बना चुके थे घर उनके पास गए, पूछे, ठीक है, उनसे जाना। उसके बाद आपके दिमाग में जहन में आएगा, कोई बताएगा कि मैं जब घर बना रहा था तो मेरे को 1000 सीमेंट की बोरी की ज़रूरत पड़ी थी, 1000 सीमेंट की बैग की ज़रूरत पड़ी थी। कोई बोलेगा मेरे को 800, कोई बोलेगा मेरे को 1200। ठीक है, 1200। तो तुम्हारे सामने बहुत सारे वेरिएबल होंगे। जैसे सीमेंट तुम्हारे सामने वेरिएबल होगा, कितना यूज करना चाहिए, सभी घर वाले अलग अलग क्वांटिटी में बताएंगे कि मैं इतना यूज़। ईंट होगा कि ईंट कितना यूज़ करना चाहिए वो बताएंगे। ठीक है, कितना एक रूम का साइज़ होना चाहिए वो वैरी करेगा घर टू घर। तो तुम्हारे सामने जब तुम सभी घर के पास जाओगे उसके बाद तुमको वेरिएबल बहुत सारे नज़र आएंगे। ठीक है, कि ये वेरिएबल, ठीक है, सीमेंट वेरिएबल हो गया, छड़ वेरिएबल हो गया, है ना, कितना ईट यूज़ करना वेरिएबल हो गया। वैसे ही बहुत तरीके के वेरिएबल हो। तो जब आप रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो आपके सामने वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल आएगा तो आप फिर क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस। मतलब आप सभी घर वाले के पास गए, आपको समझ में आया कि कोई 800, कोई 1000, कोई 1200 बैग यूज़ कर रहे हैं सीमेंट का। फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, एजम्पशन लेंगे कि 800 से 1200 के बीच में, तो मान लेते हैं कि हमारा अगर घर बनाते हैं तो हमारा 1000 बैग हमारा यूज़ होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, आप एजम्पशन बनाएंगे कि आपका कितना बैग होगा घर बनाने से पहले। आप सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू, उसके लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपके सामने बहुत सारे वेरिएबल होंगे, और उस वेरिएबल के बाद आप अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे, एजम्पशन करें। समझ रहे? तो ये चीज़, तो ये हुआ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम देखा, फिर उसका लिटरेचर रिव्यू करेंगे, वेरिएबल पता कर होगा क्या होगा, और उसके बाद फिर हम लोगों का हाइपोथेसिस के ऊपर हम लोग एज्यूम करेंगे कि 1000 बैग का ज़रूरत है। हमारा सेकेंड स्टेप जो आता है, सेकेंड स्टेप है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, हमारा सेकेंड स्टेप ये, मतलब कि आपको पता चल गया कि सभी घर वाले के पास गए, जो पहले घर बना चुके थे उनके पास गए, पूछे कि मेरे को कैसा घर बनाना चाहिए। उस बेसिस पे आपको वेरिएबल मिला, उस पर आपने हाइपोथेसिस बनाया। अब हमको है, इसके बाद आपके दिमाग के अंदर एक समझ आ जाएगी, सभी से बात करने के बाद, जो पहले रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको एक समझ आ जाएगी कि अच्छा ये है। ठीक है, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ऐसा घर बनाया। फिर उसके बाद आप अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे घर का। ठीक है, सभी से विचार लेने के बाद, सभी का पढ़ने के बाद आप एक अपना रिसर्च का डिज़ाइन बनाएंगे कि ये मेरा रिसर्च है, ऐसा मेरा रिसर्च होगा, इतना ज़मीन में मैं घर बनाऊंगा, इतना स्क्वायर फीट में मैं घर बनाऊंगा, इतना मेरे घर के अंदर रूम होगा, इतना ईंट का ज़रूरत पड़ेगा, एजम्पशन, हाइपोथेसिस। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, कि हम लोगों का डिज़ाइन क्या होगा रिसर्च करने का, हम लोग किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो चीज़। ठीक है, ये रिसर्च डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे। रिसर्च डिज़ाइन बनाने के बाद इसी के अंदर आता है स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन, ठीक है, स्टडी डिज़ाइन का मतलब जो हम लोग रिसर्च डिज़ाइन बनाए हैं उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, और हम लोग बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम लोग सभी चीज़ों को पता कर पाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में जानना है। आप समझ रहे हो कि कितना स्क्वायर फीट का घर बनेगा, एक रूम का कितना साइज़ होगा, एक रूम को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना ईंट का ज़रूरत होगा। ठीक है, कि कितना एक रूम के अंदर कितना सीमेंट का ज़रूरत होगा। ठीक है, एक रूम के अंदर क्या क्या होगा, तो वो हम लोग रिसर्च डिज़ाइन हम पता कर लिए कि घर ऐसा बनाना है, ये 3 स्टेप के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या रिसर्च डिज़ाइन बना लिए। रिसर्च डिज़ाइन के बाद क्या, हर एक डिज़ाइन को स्टडी करेंगे
समझ रहे हो कि नहीं? जो हमने डिज़ाइन बनाया ऐसा घर होगा, हर एक रूम को स्टडी करेंगे। वैसे रिसर्च में होता है, आपने अगर डिज़ाइन बनाया कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है, प्रॉब्लम जानने के बाद तुमने जाना कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, उसके बाद उस पर स्टडी करना होगा आपको। समझ रहे हो? आपको उसके ऊपर ब्रॉड सेंस में स्टडी करना होगा, तुमको पता करना होगा क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड थिंग। फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है? कलेक्टिंग डाटा इंस्ट्रूमेंट, कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, मतलब हम लोग डाटा को कलेक्ट करना है, कौन से डाटा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग को कलेक्ट करना है। ठीक है, वो देखना, हम लोग को डाटा इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है। अब देखना, रिसर्च जो होता है यार, वो क्या होता है? एक तो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है। क्वांट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब हम लोग 1 किलो 2 किलो 3 किलो, है ना, 1 लीटर 2 लीटर, दैट इज़ क्वांटिटी। मतलब हम लोग यहाँ पर मेज़र कर पाते हैं। किस चीज़ में हम लोग मेज़र कर पाते हैं? यहाँ पर ग्राफ में मेज़र कर पाते हैं, डाटा में हम लोग मेज़र कर पाते हैं। समझ रहे हो? ये सब चीज़, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। समझ रहे हो? जैसे कि तुम अगर किसी घर वाले के पास गए यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ पर पूछोगे कितना ईंट का ज़रूरत पड़ा, तो ईंट बोलेगा कि 10 लाख ईंट का ज़रूरत पड़ेगा आप अगर घर बनाते हैं तो। ठीक है, तो वो कोई क्या क्वांटिटी, तो ऐसे रिसर्च को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च। समझ रहे हो? एक सिंपल लैंग्वेज में। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं कि जिसमें आप वर्ड के ऊपर, ठीक है, जो रिसर्च वर्ड के ऊपर डिपेंड करें। अब सपोज दैट आपने गया और आपने लिटरेचर रिव्यू के लिए गया और आपने पूछा, आपने घर वाले से पूछा कि 1 मंजिला घर बनाना अच्छा रहता है या 2 मंजिला बनाना अच्छा रहता है? अच्छा रहता है, तो वो बोलेंगे 1 मंजिला अच्छा रहता है या 2 मंजिला अच्छा रहता है। दैट इज़ गुड और बैड। तो क्वालिटी के बेसिस पे बोलेंगे, अच्छा है ख़राब रहेगा। ठीक है, तो क्वालिटी के मतलब वर्ड के बेसिस पे बोले, क्वालिटी अच्छा है ख़राब है। समझ रहे हो? डाटा के बेसिस पे नहीं बोले, ग्राफ के बेसिस पे नहीं बोले, क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं बोले। सो इस तरीके की रिसर्च को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें वर्ड के बेसिस पे रिसर्च किया जाता। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे तुम घर वाले के पास जा कर के बोलोगे क्या घर बनाने में कार पार्किंग रखना चाहिए कि नहीं, घर बनाने में, घर अगर बनाते तो उसके अंदर कार पार्किंग होना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पे बोलेंगे हाँ या ना। तो वो क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या बियर कंज्यूम करना, अल्कोहल कंज्यूम करना सही चीज़ है या गलत बात? बोलेंगे हाँ सही चीज़ है या गलत बात। ये नहीं बोलेंगे कि कितना सही है कितना गलत, कितना सही कितना गलत, वो क्वांटिटेटिव, लेकिन सही या गलत क्वालिटेटिव। समझ रहे हो? तो रिसर्च क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करना, तो डाटा कलेक्ट करना देखो यहाँ पर इसके अंदर में भी 2 पार्ट। डाटा कलेक्ट हम लोग करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, और डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। कोई प्रॉब्लम? क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करना कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, जाएंगे उनसे इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे, ठीक है, कि क्या कितना अच्छा है आपके लिए, कितना ईंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन क्वालिटेटिव डाटा रिसर्च में कि कितना अच्छा है, कोई बोलेगा अच्छा है, कोई बोलेगा बहुत अच्छा। समझ रहे हो? तो क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करना मुश्किल चीज़ होता है, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करना ईजी होता है। क्योंकि लोग बोल देंगे कि 10 लाख ईंट का ज़रूरत होता है, 12 लाख ईंट का ज़रूरत होता है। लेकिन क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव बताना, सभी लोग कोई गुड, कोई बहुत अच्छा, तो नंबर के बेसिस पे यहाँ पर नहीं होता क्वालिटेटिव। हाँ, है कि नहीं? कोई अच्छा बोलेगा कोई बहुत अच्छा बोलेगा, तो नंबर के बेसिस पे नहीं कि 1 2 3 4,
यहाँ पर है कि नंबर के बेसिस पे तो हम लोग पता कर पाएंगे अच्छा ये अच्छा है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और इसलिए हम लोग कुछ स्केल का यूज़ करते हैं, लाइकर्ट स्केल, ठीक है। उसके बाद गुटरमैन स्केल, तो ये सब स्केल को यूज़ करते हैं। स्केल क्या है? ये लाइकर्ट स्केल जो है वो सबसे बेसिक है, मतलब सभी जगह वो यूज़ होता है। लाइकर्ट स्केल क्या होता है ये समझना। लाइकर्ट स्केल में क्या होता है कि क्वालिटेटिव में तुम जानते हो कि क्या बोलेंगे, बहुत ही, वेरी बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इतना लोग बोल सकते हैं कि नहीं। तो तुमने लाइकर्ट स्केल ये ऐसा किया, बीच में 0, और तुमने ऐसा किया -1, -2, इधर 1 और 2, ठीक है। -2 को तुमने बोल दिया कि वेरी बैड है, -1 को तुमने बोल दिया बैड है, 0 को बोल दिया तुमने गुड है, ठीक है, 1 को बोल दिया वेरी गुड है, और 2 को बोल दिया तुमने एक्सीलेंट। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से अब जो लोग बोलेंगे कि नहीं, जो दूसरा फ्लोर बनाना घर के अंदर अच्छा बात नहीं है, वेरी बैड, खराब है, एक ही फ्लोर बनाना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग का -2 पे का 1 आया, ठीक है, डाटा कलेक्शन। कोई गुड बोले तो गुड में का 1 आया। तो इस तरीके से हम लोग लाइकर्ट स्केल का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? तो लाइकर्ट स्केल, गुडरमैन स्केल, एक 2 स्केल और होता है जो इसका यूज़ करके हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करते हैं इस बेसिस पे। समझ रहे हो? क्वांटिटेटिव रिसर्च में आराम से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोग डायरेक्ट बता देंगे कितना सीमेंट का ज़रूरत है, कितना तुम्हारा ईंट का ज़रूरत है घर के अंदर। क्वांटिटेटिव रिसर्च 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1000 बैग, तो वो इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में प्रॉब्लम आती, ठीक है। अब देखो, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमको डाटा कलेक्ट करने के बाद भी हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्शन हो गई। अब हमको देखना है कि जो डाटा में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, क्या वो इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी हमारा है या नहीं, क्या वो इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी है या नहीं है, या वो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल डाटा दे रही है या नहीं दे रही, वैलिडिटी डाटा दे रही है या नहीं दे रही, और रिलायबिलिटी डाटा दे रही है या नहीं दे रही। तो वैलिडिटी किसे कहते हैं और रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? ये डाटा इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है, ठीक है। क्या चेक करता है? वैलिडिटी कहता है कि जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, जो आपका रिसर्च, जो आप खोजना चाहते हैं, क्या वैसा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस बारे में आप पता करना चाहते हैं, क्या वैसा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो वैलिडिटी बताता है। सपोज आपको पता करना है कि कितना ईंट का ज़रूरत है, कितना सीमेंट का ज़रूरत है, तो क्या जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ईंट और सीमेंट के बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप दूसरा बेस, या आपने छड़ जो यूज़ होता है घर बनाने में, क्या उसका डाटा तुमने सीमेंट के जगह यूज़ कर दिया क्या? ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम है आपका, क्या उस चीज़ के बारे में आप पता कर पा रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वैलिडिटी, इंस्ट्रूमेंट हमारा सही बता रहा है, जिस पे हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंट में हमारा बता रहा है, तो हमारा ये क्या सही। और अगर जिस चीज़ के ऊपर हम लोग कलेक्ट करना चाहते थे और उस चीज़ को ऊपर कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हमारा क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिडिटी नहीं। समझ रहे हो? रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी किसे कहते हैं अब समझना। अब क्या हुआ कि तुम इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर तुम वो डाटा डालते हो, ठीक है, तो बार बार हमारा कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब तुम एक बार नहीं, तुम 2 बार गए घर वाले के पास पूछने के लिए कि कितना ईंट का ज़रूरत है, कितना सीमेंट का ज़रूरत है, क्या वो घर वाले हैं वो बार बार सेम चीज़ बता रहे हैं या फिर डिफरेंट बता रहे हैं। कभी
1000 बैग बोलते हैं, कभी 2000 बैग बोलते हैं। तो अगर बार बार सेम चीज़ बोल रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट है हमारा डाटा इंस्ट्रूमेंट, दैट इज रिलेवेलेबल। समझ रहे हो, रिलेबिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सही है। और अगर कंसिस्टेंट हमारा नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब कि हमारा बार बार इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर डाटा अगर हम लोग धरते हैं, दैट इज लाइकर्ट स्केल के अंदर अगर हम लोग डाटा धरते हैं तो बार बार वो अलग अलग शो करता है, अलग अलग डाटा, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं, ठीक है। तो हमारा डाटा इंस्ट्रूमेंट जो है वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ वो वैलिडिटी, दूसरा रिलायबिलिटी। वैलिडिटी भी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए डाटा इंस्ट्रूमेंट का, और वैसे डाटा इंस्ट्रूमेंट को हमको यूज़ करना चाहिए। तब हम लोग कह पाएंगे कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो सही है, जब वैलिडिटी भी सही होगा और रिलायबिलिटी भी सही होगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये सुनो। सो ये तीसरा हमारा था कि कौन से डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हमको डाटा कलेक्ट करना है। तो क्वांटिटेटिव में तुम सिंपल यूज़ कर सकते हो, सिंपल तुम जा करके इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है, तुम जा करके नॉर्मल क्वेश्चन पूछ कर सकते हो, तो सिंपल। लेकिन क्वालिटेटिव में प्रॉब्लम आती है, जो कि हम लाइकर्ट स्केल के द्वारा, गटरमैन स्केल के द्वारा, ठीक है, उसके बाद डाटा इंस्ट्रूमेंट हमारा चेक करना है क्या सही डाटा बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। तो वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैलिडिटी मतलब जिस चीज़ के ऊपर मैं फाइंड करना चाहता हूँ क्या वो बता रहा है या ना बता रहा, और रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंट डाटा वो बता रहा है कि नहीं, वो डाटा को बार बार डाला जा रहा है तो कंसिस्टेंट आंसर है या नहीं। सो ये तीसरा। अब चौथा काम आ गया कि तुमने रिसर्च प्रॉब्लम देख लिया, ठीक है, कि रिसर्च प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू, वेरिएबल हाइपोथेसिस देख लिया। दूसरा हम लोगों ने बात किया, दूसरा हम लोग को तुमने रिसर्च डिज़ाइन बना लिया, स्टडी डिज़ाइन, उसके ऊपर स्टडी किया। तीसरा हम लोगों ने बात किया कि हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है डाटा कलेक्ट करने में, ठीक है। अब हमारा जो चौथा आता है यार, कि डाटा कलेक्ट करने में हमको यूज़ हो गया। अब हमको पता करना है कि कितने लोगों से हमको डाटा कलेक्ट करना है, हाँ या ना, कितने लोगों से पूछना है कि घर कैसा बनाना चाहिए, दैट इज उसका मतलब होता है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग, ठीक है। चौथा हमारा पार्ट क्या है, सैम्पलिंग, कि कितने लोगों से पूछना है, ठीक है। अब देखो ये अगर बात करते हैं, इंडिया के अंदर 130 करोड़ पॉपुलेशन है, आप 130 करोड़ से जा करके तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि हम कैसा घर बनाएं। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, इसमें में से आप सेलेक्ट करोगे, सपोज 500 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, 500 लोगों को, ठीक है। तो आप 500 लोगों पे जाओगे, मीन्स व्हाट, आपने सैम्पलिंग किया, समझ रहे हो, आपने बड़ा पॉपुलेशन में से आपने पार्टिकुलर, ठीक है, आपने निकाल लिया और अपना सिंपल साइज छोटा बना लिया, समझ रहे हो कि नहीं। सो तो इसको क्या कहते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। मतलब पूरे पॉपुलेशन में से आपने कुछ को अपने रिसर्च के लिए जितना है, आपने कुछ पार्टिकुलर नंबर, ठीक है, लिमिटेड जहाँ तक कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। तो हमको अब सैम्पलिंग करना है, घर बनाने का प्रॉब्लम, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन भी बन गया, किस चीज़ का डाटा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है वो भी बन गया। अब कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करना है ये भी, मतलब सैम्पलिंग, ठीक है। अब देखना सैम्पलिंग का टाइप भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग का कितना टाइप होता है, सैम्पलिंग देखो 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप का। सबसे पहला होता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ, आप जैसे कि मेट्रो के नीचे आप लोग देखते होंगे कि पेज की एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, तो कोई एक को दिया, कोई दूसरा को दिया, मतलब सभी लोगों को नहीं देता, ठीक है, मतलब किसी को भी वो दे सकता, मतलब रैंडम का मतलब वही होता है, किसी को भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो। 130 करोड़ है, इसमें में से तुम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। सो दैट मीन्स रैंडम सैम्पलिंग, पार्टिकुलर नहीं 1 2 3 4 ऐसा करके नहीं, तुमने 1 को सेलेक्ट किया, 5 को, 9 को, जो तुम्हारा वो हुआ रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हुआ कि तुम्हारा मतलब ऐसे मतलब 1 2 3 मतलब ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो,
रैंडम जो हम बोले उसका बिल्कुल उल्टा है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग किसे कहते हैं? जैसे तुम्हारा रैंडम में मन था कि तुम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे, जिसको मन। नॉन रैंडम में हुआ कि तुम पार्टिकुलर लोगों को सिलेक्ट कर, तुमको रिसर्च चाहिए सपोज दैट घर बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए रिसर्च चाहिए, तो दुकान के पास आप जा कर के तो नहीं बोलोगे कि घर कैसा बनाना चाहिए, नहीं ना बोलोगे, ठीक है। तो तुम पार्टिकुलर सेक्शन को सिलेक्ट किए, जिनका घर था वो भी तुम्हारे सोसाइटी में घर था, ठीक है। अब तुमको दिल्ली में घर बनाना है तो तुम जा कर के गाँव में जा कर के तो नहीं पूछोगे कि कितना सीमेंट का यूज़ होता है, कितना, समझ रहे हो। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब तुम पार्टिकुलर लोगों को, तुम एक्सपर्ट को, समझ रहे हो। तुमको अगर एक्सीडेंट का डाटा निकालना है, ठीक, कि एक्सीडेंट कितने लोगों का हुआ, ठीक है, तो तुम एक्सीडेंट वाले लोग से ना पूछोगे, दिल्ली में हो तो दिल्ली में ना पूछोगे, गांव वाले में पूछोगे तो गांव में कम एक्सीडेंट होता। तो वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का मतलब तुम किसी से भी जा करके पूछ सकते हो, ठीक है, किसी से भी, ठीक है, वो नंबर के बेसिस पे नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो वैसे। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हुआ तुम पार्टिकुलर दिल्ली में हो, दिल्ली में घर बनाना है तो अपने सोसाइटी में जा करके पूछो, दैट इज नॉन रैंडम, समझ रहे हो कि नहीं। और थर्ड होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब हो गया दोनों, रैंडम भी नॉन रैंडम भी, समझ रहे हो। तो ये 3 तरीका के सैम्पलिंग होते हैं, 3 तरीके। अब देखना रैंडम सैम्पलिंग का भी टाइप होता है, ठीक है। रैंडम क्या होता है? एक सिंपल रैंडम होता है। सिंपल रैंडम का मतलब सिंपली तुम जा करके गांव में भी पूछ रहे हो, शहर में भी पूछ रहे हो, जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम जा करके पूछ रहे हो, वहां तुम सैम्पलिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। सेकेंड होता है हमारा स्टेरिफाइड। स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ? ये पॉपुलेशन है, इसमें में से अब तुमने निकाल लिया कि हमको सिर्फ दिल्ली में रिसर्च करना है, समझे, मतलब दिल्ली में सिर्फ सैम्पलिंग करना है, तो तुम सिर्फ दिल्ली वाले लोगों के पास घूर रहे हो, किसी के पास भी तुम सैम्पलिंग कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीज़, इसको क्या कहते हैं? स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। अब देखो, हो सकता है तुम दिल्ली वाले लोगों को सभी को इक्वल वैल्यू दो, प्रोपोर्शनेट, समझ रहे हो, मतलब सभी को तुम इक्वल वैल्यू दो, और हो सकता है तुम सभी को इक्वल वैल्यू नहीं दो, नॉन प्रोपोर्शनेट, समझ रहे हो कि नहीं। स्टेरिफाइड का मतलब ही दो, तुम पूरे इंडिया के अंदर तुमने दिल्ली का निकाला, दिल्ली के अंदर सैम्पलिंग करना, दिल्ली के सभी लोगों को हो सकता है कि तुम क्या इक्वल वैल्यू दो, समझ रहे हो, मतलब तुम जिसे भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो बिल्कुल सभी का इक्वल वैल्यू, और हो सकता है तुम इक्वल सभी का वैल्यू नहीं दो, जो दिल्ली बिल्कुल हमारा सेंट्रल दिल्ली में उनका ज़्यादा वैल्यू दो, और हो सकता है जो साउथ नॉर्थ दिल्ली में उनका ज़्यादा वैल्यू नहीं दो, तो डैट इज़ नॉन प्रोपोर्शनेट, समझ रहे हो कि नहीं। और तीसरा हमारा इसी के अंदर आता है क्लस्टर। क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर भी कितने टाइप के होते हैं? क्लस्टर हमारे भी होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लस्टर किसे कहते हैं? क्लस्टर का मतलब वही ग्रुप, तुम ग्रुप बना लो, ठीक है, तुम ग्रुप बना लो, तुम अगर सैम्पलिंग कर रहे हो इतने बड़े पॉपुलेशन में से तुमने ग्रुप बना लिया, बिल्कुल, कि मेरे को यहाँ जाना है, इस ग्रुप के लोगों से मेरे को सैम्पलिंग करना है। फर्स्ट क्लस्टर किसे कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लस्टर कहते हैं कि तुम ग्रुप बना लिए, और तुमने ग्रुप बनाया कि सिर्फ मेरे को जाकर के वोमेन से डाटा कलेक्ट करना है, मतलब एक पार्टिकुलर सेक्शन से जाकर के तुमको डाटा कलेक्ट करना, एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर तुमको रैंडम सैम्पलिंग करनी। क्लस्टर का मतलब क्लस्टर बनाया, दैट इज ग्रुप बनाया, ठीक है। फर्स्ट का मतलब एक जो ग्रुप बनाया उसमें में से भी एक पार्टिकुलर ग्रुप से जाकर के तुमको डाटा रैंडम सैम्पलिंग उसके अंदर करना है। सेकेंड किसे कहते हैं? सेकेंड कहते हैं कि तुमने जो ओवरऑल ग्रुप बनाया है, ठीक है, ओवरऑल ग्रुप में तुम जा करके रैंडम सैम्पलिंग करो किसी को भी। तुमने जैसे कि ग्रुप बनाया कि हमको सेंट्रल दिल्ली में हमको रिसर्च करना है, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग करना है, सेंट्रल दिल्ली के अंदर करना है, तो तुमने ग्रुप बनाया।
अब तुम यहाँ सेंट्रल दिल्ली में जाकर के रैंडम सैम्पलिंग करो, समझ रहे हो कि नहीं? तुम रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पर जाकर, रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है तो रैंडम सैम्पलिंग ही करोगे, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आता है? थर्ड हमारा आता है मिक्स्ड। मतलब कि यहाँ पर हो गया कि तुम सेंट्रल दिल्ली से तुम रिसर्च कर रहे हो सेकेंड, और तुम सेंट्रल दिल्ली में बार बार रिसर्च कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? एक घर से एक बार नहीं 2-3 बार उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हुआ क्लस्टर का, कि फर्स्ट किसे कहते हैं, सेकेंड किसे कहते हैं, थर्ड किसे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग किसे कहते हैं हम लोग देख लिए। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हमारा सभी लोगों को इक्वल वैल्यू, मतलब हम किसी से डाटा पार्टिकुलर लोगों से ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसका मतलब नॉन रैंडम सैम, मतलब क्या, अगर हमको डाटा चाहिए इकोनॉमिक्स में तो हम इकोनॉमिस्ट के साथ जाएंगे, इकोनॉमिस्ट के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, एक्सपर्ट का यूज़ करेंगे, हाँ या ना। या फिर हम लोग का अगर एक्सीडेंट का डाटा चाहिए कि एक्सीडेंट कितना हो रहा है, क्या प्रॉबिलिटी है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, तो हम लोग क्या नॉन रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, सिर्फ एक्सीडेंट वाले लोगों के पास जाएंगे, नॉन एक्सीडेंट वाले लोगों के पास क्यों जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इसी के अंदर फिर आता है स्नोबॉल, स्नोबॉल और आता है एटिस। तो ये टाइप हो गया नॉन रैंडम सैम्पलिंग का। मिक्स्ड सैम्पलिंग पता है वो क्या, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ अब देखो मिक्स्ड सैम्पलिंग जो है इसके अंदर हमारा, ठीक है, मिक्स्ड सैम्पलिंग पता चल गया, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग और क्या चीज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, दोनों करते हैं, उसको मिक्स्ड सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग हमको पता चल गया सैम्पलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप आता है, स्टेप नंबर फिफ्थ, स्टेप फिफ्थ में क्या करना है हमको, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तुमको क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल एक लिखना है, इतना स्टेप करना है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या होगा, जो भी तुमने पीछे काम किया है उस चीज़ को अब तुमको रिसर्च प्रपोजल एक तुमको तैयार करना है, समझ रहे हो कि नहीं? जो भी काम तुमने पीछे किया, क्या क्या काम तुमने पीछे किया था। सबसे पहले तुमने रिसर्च प्रॉब्लम देखा था, रिसर्च प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है वो पता करना है। तो तुमको इस रिसर्च प्रॉब्लम को लिखना है, रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या लिखना है, तुमने क्यों सेलेक्ट किया, वाई, किस लिए सेलेक्ट किया, समझ रहे हो कि नहीं? कैसे सेलेक्ट किया, तुम रिसर्च प्रपोजल ये क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है रिसर्च करने का, समझ रहे हो कि नहीं? और वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, तुम कैसे आंसर को लाए। तो सारा चीज़ पूरा जो तुमने पीछे 4 स्टेप किया है वो चारों स्टेप को अब रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखना है, समझ रहे हो कि नहीं? कि तुमने क्या क्या किया, तुमने किस किस लोगों से कलेक्ट किया, तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू क्या था, तुमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, क्या क्या समझा। तो तुमको सारा लिखना है कि तुम रिसर्च, मेनली रिसर्च प्रपोजल का काम क्या है, ये इस रिसर्च प्रपोजल में होता है कि तुम रिसर्च क्यों करना चाहते हो और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, और तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर तुमने निकाला या ना निकाला, क्या निकाला, तुम्हारा एजम्पशन क्या है, क्या तुम्हारा जो एजम्पशन किया तुमने मेथोडोलॉजी को फॉलो किया या ना किया, क्या तुमने जो एजम्पशन किया था वो सही है या नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये रिसर्च प्रपोजल के अंदर हमको ये बातें लिखनी, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम जो हम लोगों ने किया, क्यों किया, नहीं किया। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्या था, हम लोग रिसर्च डिज़ाइन देखे थे, हमारा डिज़ाइन क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या है ब्रीफ में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, तीसरा हम लोगों ने देखा था डाटा इंस्ट्रूमेंट, मतलब तुम डाटा कलेक्ट कर रहे थे किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर रहे थे, ठीक है, क्या तुमने जो एजम्पशन यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल में माना क्या वो सही है या नहीं है। तो ये चीज़, और थर्ड और लास्ट में क्या, सैम्पलिंग, तुम किस तरीके का सैम्पलिंग करना चाह रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, कि क्या तुम्हारा सैम्पलिंग कैसा है, क्यों करना चाह रहे हो। तो ये सब सारी बातें तुमको रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखना होगा।
मेन चीज़ याद रखना, रिसर्च प्रपोजल क्या है, उसके अंदर लिखना होगा कि तुम जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम रिसर्च क्यों करना चाहते हो, और करना चाहते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है रिसर्च करने का। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, और तुम क्या आंसर, तुमने क्या डाटा कलेक्ट किया, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया, तुम कैसे प्रूफ, तुम्हारा एजम्पशन है क्या तुम्हारा सही है या नहीं, तुमने क्या रिसर्च की मेथोडोलॉजी को फॉलो किया या ना किया। तो ये हमारा हुआ 5th स्टेप। अब हमारा आता है 6th स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है कि तुमको रिसर्च के एथिक्स को फॉलो करना है। मतलब तुम्हारे रिसर्च करने से पहले, आपकी रिसर्च करने से पहले कोई और रिसर्च किए होंगे, तो रिसर्च का एथिक्स होता है। ठीक है, एथिक्स का मतलब आपको वो रूल फॉलो करनी है। क्या क्या रूल फॉलो करनी है, जैसे कि रूल क्या फॉलो करने, प्लेगरिज्म तुम नहीं कर सकते। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी दूसरे जो रिसर्च पहले कर चुके हैं, ठीक है, उनका डाटा, उनका जो रिसर्च वो कॉपी नहीं कर सकते। समझ रहे हो, प्लेजरिज्म का मतलब क्या होगा कि तुम रिसर्च को कॉपी नहीं कर सकते, दूसरे के रिसर्च को कॉपी नहीं कर सकते। और क्या है, तुम जिससे रिसर्च ले रहे हो, जिससे आप रिसर्च कर रहे हो, उसको आप हर्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो कि नहीं, उसको आप हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या, जिससे तुम रिसर्च ले रहे हो, जिससे आप रिसर्च ले रहे हैं जो घर वाले का, उनका डाटा को पब्लिकली नहीं करना है। समझ रहे हो कि नहीं, किसी भी, अब तुम किसी से एक्सीडेंट के बारे में पूछने के लिए गए, उनका पर्सनल ओपिनियन लिए, वो पर्सनल ओपिनियन को पब्लिकली नहीं करना है। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये चीज़ मतलब कि हमको ये पब्लिकली नहीं करना है। समझ रहे हो, जिससे आप रिसर्च ले रहे हैं उससे नहीं करना उनका। फिर क्या, आप रिसर्च में, आप अगर एक्सीडेंटल मतलब कैंसर किसी को है और आप गए उनका रिसर्च लेने के लिए, और आप उनको बोले कि अगर आप देते हैं, अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो मैं आपका कैंसर का ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा, तो ये एथिक्स नहीं है, ये एथिक्स के खिलाफ, रिसर्च के एथिक्स के खिलाफ। समझ रहे हो कि नहीं, तो इस तरीके के मैं इंसेंटिव नहीं दे सकते। समझ रहे हो कि नहीं, तो ये सब एथिक्स को, और एथिक्स होंगे एक दो, तो ये सब एथिक्स को हमको फॉलो करना है रिसर्च करते टाइम। क्या क्या, प्लेजरिज्म नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। समझ रहे हो कि नहीं, कॉपी पेस्ट, दूसरे का रिसर्च अपने में कॉपी, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि दूसरे का रिसर्च, दूसरे को रिसर्च को समझ करके अपने वर्ड में लिख देना, तो वो सही रिसर्च नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है आपका वो रिसर्च प्रपोजल कैंसिल भी हो जाए, जो तुमने रिसर्च रिपोर्ट जमा किया वो कैंसिल भी हो जाए। क्यों, प्लेजरिज्म के कारण। कहा जाता है कि 10% से ज़्यादा प्लेजरिज्म नहीं किया जा। ठीक है, मैक्सिमम जगह 10% प्लेजरिज्म थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा कर रहा तो रिसर्च रिपोर्ट तुमने जो तैयार कर रहे हो वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज़ तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, जिससे तुम रिपोर्ट ले रहे हो, ठीक है, जिससे तुम डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको हर्ट नहीं कर सकते। तुम पब्लिकली उसके डाटा को नहीं कर सकते। समझ रहे हो, जो तुम उसके पब्लिकली वो डाटा कलेक्ट किए हो वो पब्लिकली नहीं कर सकते। इंसेंटिव तुम नहीं दे सकते कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा अगर तुम हमको इंटरव्यू दोगे तब। समझ रहे हो, सो ये एथिक्स को हमको फॉलो करना होगा। फिर हमारा क्या, स्टेप नंबर 7। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या कहता है यार, स्टेप नंबर 7 कहता है कि तुमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको तुमको प्रोसेसिंग करना है, और क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है। हाँ या ना, अपने रिसर्च रिपोर्ट में बताना भी तो है तुमको, जो तुमने डाटा कलेक्ट किया है तो उसको प्रोसेस करोगे। हाँ या ना, जैसे कि तुमने अगर घर का डाटा कलेक्ट किया कि इतने घर वाले से तुमने डाटा, 500 घर वाले से डाटा लिया, हम उसमें में से भी तुम प्रोसेसिंग करोगे, है कि नहीं, 200-300 डाटा को उसके अंदर से सेलेक्ट करोगे। समझ रहे हो, तो हमको प्रोसेसिंग करना है। किस चीज़ के द्वारा हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, कंप्यूटर का हेल्प लेकर के यूज़ करेंगे।
प्रोसेसिंग करते हैं। और क्या, स्टैटिकल टूल के द्वारा हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग, समझ रहे हो। थोड़ा मैथमेटिक्स लगा करके हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे डाटा का, मीन, मोड, मीडियन, समझ रहे हो। तो ये सब प्रोसेसिंग हम लोगों को कैसे करना है, कंप्यूटर का हेल्प लेकर के करेंगे, स्टैटिकल टूल को लेकर के हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको डाटा को प्रोसेस करना है, आपको आपने डाटा कलेक्ट किया, उसमें स्टैटिकल टूल लगा करके आप जिस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट करना चाह रहे थे, क्या वो सही है या नहीं, स्टैटिकल टूल के द्वारा देखेंगे। और अगर सही है तो वो डाटा को डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले कैसे करते हैं, ग्राफ के द्वारा, है या ना। डिस्प्ले हम लोग ग्राफ के द्वारा करते हैं। तो ग्राफ के द्वारा हम लोग, ग्राफ भी बहुत तरीका का, बार चार्ट, पाई चार्ट, है ना। तो बहुत तरीका का ग्राफ भी होता है। तो जो तुम्हारा मन करे वो तुम्हारा ग्राफ का यूज़ करो और डिस्प्ले करो। तो तुमने डाटा कलेक्ट किया, तुमने प्रोसेसिंग किया, स्टैटिकल टूल कंप्यूटर से प्रोसेसिंग किया, और तुमने देखा क्या तुम जो तुम फाइंड करना चाह रहे थे वो फाइंड किए या ना किए। अगर फाइंड हुआ, अगर तुम्हारा डाटा सही है, वैलिड, तो तुम डिस्प्ले करोगे। डिस्प्ले बाय ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, उसको यूज़ करके तुमको डिस्प्ले करना है। और लास्ट जो आती है हमारा स्टेप नंबर 8, वो क्या आता है, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, समझ रहे हो। मतलब कि तुमने जो डाटा प्रोसेसिंग किया, अगर वो सही है, तुमको डिस्प्ले करना है, सही है, मतलब समझ जाएंगे जो हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे वो आ गया। उसके बाद हम लोग क्या, हम अपना रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करेंगे। रिसर्च रिपोर्ट को आप जितने अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, कहा जाता है ना कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े भी नहीं, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन को लिख करके, आंसर को आप लिख करके आते, अच्छे फॉर्मेट में लिख करके आते, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके आते, तो वो आपको नंबर ज़्यादा दे। और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ करके भी अगर वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिख पाया, तो क्या, उनका वैलिड ज़्यादा उतना नहीं होता, वो मार्क्स गेन नहीं कर। इसीलिए अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए आपको अच्छा लिखना होगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सब चीज़, ठीक है। तो फिर हम लोग रिसर्च रिपोर्ट को लिखेंगे। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, यहाँ से समझना। हम लोग समरी देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1 है हमारा रिसर्च का। क्या हमारा स्टेप नंबर 1 भैया, फॉर्मुलेटिंग अ रिसोर्स प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, हमको वो पता करना है। कैसे पता कर पाएंगे, इसके अंदर भी 3 पार्ट इसके अंदर क्या आता है हमारा, लिटरेचर रिव्यू का मतलब जो पहले रिसर्च कर चुके हैं, तुमसे पहले जो रिसर्चर हैं उनको, और जिस सेक्टर में तुम रिसर्च करना चाहते हो उसमें जो रिसर्च कर चुके हैं उनका पढ़ना है, समझ रहे हो। और उनके पढ़ने के बाद तुमको वेरिएबल नज़र आएगा कि तुम्हारे रिसर्च का क्या क्या वेरिएबल होगा, और वेरिएबल नज़र आएगा तो तुम कुछ हाइपोथेसिस, एजम्पशन तुम मानोगे, है ना, कि हमारे रिसर्च का ये एजम्पशन है, और इस एजम्पशन को तुम लोग, ये एजम्पशन तुम्हारा सही है या नहीं है, तुम चेक भी करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 क्या आता है रिसर्च में, कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन, है ना। डिज़ाइन मतलब कौन से, वहाँ पर बात किया था कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रिसर्च डिज़ाइन। तुमको एक डिज़ाइन फिर तैयार करना है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये वेरिएबल है, तुम्हारा ये एजम्पशन है। उसके बाद तुमको एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना है, घर का एक डिज़ाइन तैयार करना है। उसके बाद इस पर तुमको थियोरेटिकली लिखना है, स्टडी डिज़ाइन उसे कहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हम लोगों ने देखा, क्या है स्टेप नंबर 3 हमारा, स्टेप नंबर 3 है कि तुम
किस डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके डाटा कलेक्ट करोगे, कौन से डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे। क्वांटिटेटिव में तो ईजिली डाटा इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं, लेकिन क्वालिटेटिव में हमारा लाइकर्ड, गटरमेन, ये सब का यूज़ करते हैं। डाटा इंस्ट्रूमेंट, कौन से डाटा इंस्ट्रूमेंट, क्या वो डाटा इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी है, वैलिडिटी है वो डाटा इंस्ट्रूमेंट, और रिलायबल है, रिलेबिलिटी है, समझ रहे हो ना। वैलिडिटी का मतलब जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, क्या हमारा डाटा इंस्ट्रूमेंट वही बताता है। रिलेबिलिटी का मतलब क्या वो कंसिस्टेंट वे में बताता है, ठीक है। फिर हमारा स्टेप नंबर 4 आता है, स्टेप नंबर 4 आता है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करना, ठीक है। सैम्पलिंग करना, सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारा डिफरेंट तरीके का सैम्पलिंग होता है जो हम लोगों ने देखा था। सैम्पलिंग का मतलब पॉपुलेशन 130 करोड़, उसमें में से तुम पार्टिकुलर लोग को चूज़ करोगे अपना रिसर्च करने के लिए, तो उस चीज़ को सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम, मिक्स्ड, उसका भी टाइप तो हम लोग बात कर चुके हैं। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या आता है, इसके बाद हमको रिसर्च प्रपोजल लिखने का। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल में तुमको लिखना है कि तुम क्यों रिसर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। तुम अगले इंसान के लिए सुपरवाइज़र तैयार कर रहे हो, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल लिख करके तुम जो देख रहा है, तुम्हारे रिसर्च को देख रहा है, उसके लिए तुम सुपरवाइज़र तैयार कर रहे हो। क्यों तुम रिसर्च करना चाह रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तुम्हारा एजम्पशन क्या है, तुम्हारा हाइपोथेसिस क्या है, सारा चीज़ इसके अंदर। तुम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके डाटा कलेक्ट किए, तुम कैसे सैम्पलिंग की, सारा आएगा रिसर्च प्रपोजल का अंदर, समझ रहे हो ये चीज़। फिर स्टेप नंबर हमारा 6 आता है, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हम लोगों ने क्या किया था, रिसर्च का कुछ एथिक्स होता है, उस एथिक्स को फॉलो करना है। जैसे प्लेजरिज्म नहीं करना है आपको, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, 3% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं तो आपका रिसर्च रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़, उसके बाद क्या चीज़, जिससे तुम डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको तुम हर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको तुम चोट नहीं पहुंचा सकते। और क्या चीज़, जिससे तुम डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको तुम इंसेंटिव नहीं दे सकते कि तुमने अगर बताया तो मैं तुम्हारा कैंसर का इलाज मैं करवाऊँगा, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ एथिक्स को तुमको फॉलो करने होते रिसर्च के अंदर। तो स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7 हमारा क्या, स्टेप नंबर 7 है हमारा कि तुमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको प्रोसेसिंग करना है, ठीक है। जो भी तुमने डाटा कलेक्ट किया उसको प्रोसेसिंग करना है, स्टैटिकल टूल लगा करके, मैथमेटिकल टूल लगा करके, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करना है। और क्या करना है, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है बाई ग्राफ, ठीक है, बार चार्ट, पाई चार्ट, बहुत तरीका का चार्ट। तो उस तरीके से तुम डिस्प्ले कर, तुमने जो डाटा कलेक्ट किया उसको प्रोसेसिंग करो, क्या वो डाटा सही है, अगर सही है तो उसको ग्राफ के द्वारा डिस्प्ले करो। और लास्ट जो आता है हमारा स्टेप नंबर 7, वो है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट तुमको अब लिखना है, समझ रहे हो कि नहीं। तुमको अब रिसर्च रिपोर्ट, जो तुमने काम किया इसको जितने बेहतरीन तरीके से तुम लिख सकते हो उसको लिखो। लगभग 200 पेज, 500 पेज, इतने पेज का रिसर्च रिपोर्ट होता है, तो वो लिखना है। और लास्ट में हम लोग का क्या आता है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब हमको क्या समझ में आता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब आपने जब ये लिटरेचर रिव्यू किया था तो आपने कहाँ से किया था, कौन सा साइट से किया था, कौन सा बुक से किया था, ये सब सारा चीज़ इसके अंदर यूज़ करना, समझ रहे हो। कहीं से तुमने प्लेजरिज्म थोड़ा मोड़ा किया है, कहाँ से किया है, सारा चीज़ बिब्लियोग्राफी के अंदर यूज़ करना। सो इस तरीके से हम लोग 8 स्टेप में रिसर्च को तैयार करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना यार, लाइक करना। सो थैंक यू सो मच।